गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के पार्ट BA थर्ड में हमने इसका काल विभाजन पढ़ा था। आज हम इसका नामकरण और सीमांकन पढ़ेंगे कि कौन से आचार्य द्वारा काल विभाजन किया हुआ उचित है, हम उसी को लेंगे और उसके बाद में हम इसके नामकरण की चर्चा करेंगे। साहित्य का आदिकाल जो हैं कई प्रकार के संक्रमण के युग से गुजरा है, इसलिए इसमें कई प्रकार की विसंगतियां हो सकती हैं। कुछ हमें अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मतों से कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं। इन सभी का अपन जिक्र करेंगे। आदिकाल है, इसलिए ये जो साहित्य हैं हिंदी का काल की अविच्छिन्न धारा के समान साहित्यिक परंपरा और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहा करती हैं, हमेशा ही चलती रहती हैं। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ विकास और ह्रास की प्रक्रिया से अनिवार्यतः संबंध रखता है, उसका घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे हिंदी साहित्य में रासों तथा वीर गाथात्मक रचनाएं भक्ति काल की विविध धाराओं से संबंध, नाना वृत्तियां, रीतिपरक रचनाएं, नीति तथा सूक्तिमय उक्तियां और आधुनिक हिंदी साहित्य की विविधमुखी प्रवृत्तियां आदि किसी विशिष्ट काल में उद्भूत होकर काल के कराल गर्त में सर्वथा निशेष नहीं हो गई। काल क्रमानुसार उनकी वृद्धि और क्षीणता की क्रिया सतत बनी रही। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए इसे वीर गाथा काल नाम दिया और 1050 से 1375 तक के समय को निर्धारित किया। दूसरा जो काल है वह भक्ति काल, जिसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल जिसको नाम दिया रीतिकाल 1700 से 1900 तक, तथा आधुनिक काल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम गद्य काल 1900 से अब तक इन्होंने इस काल को 4 भागों में विभक्त किया है। यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। यद्यपि शुक्ल जी का उक्त काल विभाजन जो हैं विद्वानों के जगत में
प्रायः मान्य रहा है। साहित्य के सभी विद्वानों ने इनके द्वारा किया गया काल विभाजन माना है। किंतु हमारे विचारानुसार उक्त विभाजन जो हैं पुनः समीक्षीय हैं। वीर गाथा काल का नामकरण और पूर्वापर सीमा निर्धारण उक्त विषय हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण विषय हैं। इस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत लिए हैं। यहाँ इन मतों के औचित्य और अनौचित्य का पर्यवेक्षण करके समस्या समाधान को खोजने की हम कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे मिस्र बंधु को और उन्होंने नामकरण इसका किया है आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस काल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। क्या नाम से? प्रारंभिक का नाम से। किंतु आचार्य शुक्ल ने इस युग में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रख करके वीर गाथात्मक या वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया है। किसके आधार पर? इस युग में वीर गाथाओं की प्रचुरता के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम किया है वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल के नामकरण के संबंध में 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात इन्होंने क्या कही है कि वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता। क्या कहा है कि इस युग में वीर गाथात्मक ग्रंथ जो हैं अधिक लिखे गए थे, इसलिए इनका नामकरण किया जाए। फिर देखिए, जैन आचार्यों के ग्रंथों में धार्मिकता घोषित कर दी और नाथों के सिद्धों के जो शुद्ध साहित्य अपन कह सकते हैं उनको इन्होंने नहीं माना कि नाथ और सिद्धों का साहित्य जो है वो शुद्ध नहीं है। फिर देखिए, इस युग में फुटकर दोहों में किसी विशेष प्रवृत्ति का निर्माण नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली तो बात क्या है कि वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता है, इसलिए इसका नामकरण वीर गाथा काल किया जाए। जैन आचार्यों द्वारा विरचित जो प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य घोषित करके उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना और नाथों तथा सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना। तीसरी बात कही कि इस युग में भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं, किंतु उनमें किसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। आचार्य शुक्ल का वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की स्थापना करते हुए
अपभ्रंश की 4 रचनाओं को, यानी इन्होंने वीर गाथात्मकता की प्रचुरता की बात कही और इस प्रवृत्ति की स्थापना की, तब उन्होंने अपभ्रंश की 4 जो रचनाएं थी, कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका को परिगणित करना असंगत है कि इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को भी हमारे हिंदी की रचना मान लिया और वीर गाथा काल में स्थान दे दिया। तो ये जो इसके साथ में करना ये संगत नहीं है, क्योंकि यह रचनाएं किसकी हैं? अपभ्रंश की रचनाएं थी। वे अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, आचार्य शुक्ल, कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। क्या कहा है कि अपभ्रंश या प्राकृत का आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता हमें तांत्रिक या बोधों की जो सांप्रदायिक रचनाएं थी उसमें मिलता है। मुंज और भोज के समय लगभग 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। इस प्रकार का वर्णन हमें मिलता है। इस प्रकार यदि हमें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना है तो फिर सम्मत 700 से रचित जो अपभ्रंश काव्यों को हिंदी साहित्य क्यों न मान लिया जाए। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ऐसा ही अपभ्रंश की रचनाओं को मानना है तो फिर 700 से ही क्यों ना मान लिया जाए, उसमें हिंदी का अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि पुरानी हिंदी की आड़ में समस्त अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में समाविष्ट करना ठीक नहीं है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के समान हिंदी भाषा और उनके साहित्य का प्रादुर्भाव भी ईसा की 13वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा की 13वीं सदी में। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास क्रम तथा भाषा शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा मानना संगत भी है, असंगत नहीं है। ऐसा मानना संगत है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथात्मक किया और अपनी निजी असंतोष भरे वाक्य भी कहें। क्या कहा है कि इसी संक्षिप्त सामग्री को, यानी मैंने जो संक्षिप्त सामग्री आपको दी है, संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। यानी जो भी मेरे पास सीमित सामग्री थी उसी को लेकर के मैंने पेश कर दिया और इसी सामग्री को लेकर के हमें संतोष करना पड़ रहा है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा है कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे,
संभवतः आचार्य रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कहा है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चारण काल क्या कहा है? चारण काल। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने एक भी चारण कृति का उल्लेख नहीं किया। साथ में 1000 से 1375 तक की रचनाओं को भी शामिल कर दिया। इस साहित्य में चारण प्रवृत्ति आंशिक रूप से भले ही हो, किंतु उसकी प्रमुखता नहीं है, जिसके आधार पर इस युग के साहित्य का नामकरण कर दिया जाए। यानी हमने अभी तक एक जो प्रारंभिक काल या आरंभिक काल का खंडन कर दिया, फिर हमने इस चारण काल का खंडन कर दिया। दो चीज़ों का खंडन हो गया है। और वीर गाथा काल जो नामकरण किया है आचार्य शुक्ल ने, उससे भी शुक्ल जी हैं संतुष्ट नहीं हैं, ये भी बात बता दी। इसके बाद में आचार्य राहुल साकर्त्यायन आते हैं। पंडित राहुल साकर्त्यायन ने इस काल को किस नाम से अभिहित किया? सिद्ध सामंत काल। और उन्होंने पूर्वापर सीमाएं 8वीं सदी से 13वीं सदी तक निर्धारित की हैं। यानी इन्होंने इस सिद्ध सामंत काल का समय क्या माना है? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ये निर्धारित की हैं। इस साहित्य में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रही, उसी को आधार बनाया साकर्त्यायन जी ने। कहा है कि पहले क्या कहा? सिद्धों वाली, यानी इन्होंने कहा कि उस समय सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति थी। यानी इन्होंने सिद्ध सामंत काल जो नामकरण किया है वह दो आधार हैं। एक तो हैं सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति, ये दो आधार इन्होंने कहे हैं। इसी आधार पर इन्होंने इसका नामकरण किया है। राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही कह दिया, जो हम कह सकते हैं कि भ्रांति की सिवाय और कुछ नहीं है। इसके बाद में आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे उक्त नाम देना असंगत है। यानी साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से हम इसको बीज वपन काल नाम नहीं दे सकते हैं, असंगत हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियाँ
और परंपराओं का सफलतापूर्वक इसमें निर्वाह हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि इस दिशा में कि आदिकाल के नामकरण की दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास कुछ सफल कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत काल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहा, यानी आदिकाल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहा। उन्होंने इस काल को आदिकाल से पुकारा जो इसी रूप में मिस्र बंधुओं द्वारा प्रतिपादित हो चुका था। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल। इन्होंने आरंभिक और आदिकाल कहा। आचार्य द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी को भिन्न भिन्न रूपों में समझा और इन दोनों भिन्न भाषाओं को एक मानने वाले विद्वानों को सावधान भी किया। उनका कहना है कि यह विचार यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। इन्होंने कहा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी का विकास लगभग 13वीं शताब्दी से स्वीकार किया। द्विवेदी जी का कहना था कि हेमचंद ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की। दूसरी श्रेणी को हेमचंद ने ग्राम्य कहा है। वस्तुतः वह भाषा आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। उपर्युक्त मतों के अवलोकन के पश्चात यानी हमने इन आचार्यों के साहित्य के आलोचकों के मत पढ़े और हमने इसके बाद में पाया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का विकास ग्रामीण या लौकिक अपभ्रंश से 13वीं शताब्दी के लगभग निश्चित होता है। कब होता है? 13वीं शताब्दी के लगभग आसपास में। इस तथ्य का समर्थन एक और बात से हो जाता है, वह यह है कि संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान 11वीं सदी ने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एक ऐसी भाषा में रचना कर रहा है जो सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य है। संदेश रासक की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंशों की कोटि में आती हैं। शालिभद्र स्वरूप की भरतेश्वर बाहुबली रास 1241 की रचना है। इसमें हिंदी के भावी रूप को देखा जा सकता है। इसलिए हमें 12वीं सदी के अंत में हिंदी के चिन्ह मिलने लगे हैं। आदिकाल की
समस्या के संबंध में गणपति चंद्र गुप्त के विचार अवलोकनीय हैं। गुप्त जी ने कहा है, आदिकाल की समस्या सुलझाने का एक ही मार्ग है। हम अपने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों या दुराग्रहों को त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले इस बात का निर्णय करें कि हिंदी भाषा का उद्भव कब से होता है तथा फिर वे कौन कौन सी प्रामाणिक रचनाएं हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इन रचनाओं के रचनाकाल एवं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस काल की सीमा एवं नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आदिकाल का नामकरण और सीमांकन कुछ साहित्य के आलोचकों, साहित्य के इतिहासकारों के मतों के अनुसार सिद्ध करने की कोशिश की है। आपको यह विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। धन्यवाद।